चलिए, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सरकार के अंगों के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था और उसमें मैंने कहा था कि आगे के वीडियो में मैं आप लोगों को एक एक अंग का डिटेल में बताऊंगा। तो उसमें सरकार के अंग में पहला अंग हम लोग आज पढ़ेंगे विधान पालिका या विधानमंडल। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि विधान पालिका क्या है, विधान पालिका के कार्य क्या है, विधान पालिका कितने प्रकार की होती है और कुछ देशों की, कुछ महत्वपूर्ण देशों की विधान पालिका के नाम और भी जो आप लोगों के एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी टॉपिक रहेंगे इस चैप्टर में उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। विधान पालिका, जैसा हम लोग जानते हैं कि ये सरकार का जो ये अंग है ये विधान बनाने का कार्य करती है, अर्थात कानून बनाने का कार्य करती है। तो भारत के संदर्भ में हमारे देश में ये काम करती है पार्लियामेंट। तो हमारे देश की विधान पालिका हो गई पार्लियामेंट, जिसको हिंदी में संसद कहते हैं। तो अब संसद जो है वो देश की केंद्रीय विधान पालिका है या केंद्रीय विधानमंडल है, क्योंकि हमारे देश में दो स्तर पर सरकारें चलती है, एक केंद्रीय स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। तो केंद्रीय स्तर पर जो सरकार है उसका विधान पालिका अंग होता है आपका संसद, और राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं। तो राज्य स्तर पे जो सरकारें हैं उसकी जो विधान पालिका है उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, तो उसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग भारत की विधान पालिका जो है केंद्रीय विधानमंडल, वो है संसद, उसके बारे में जानते हैं। तो केंद्रीय विधानमंडल का नाम है पार्लियामेंट। अब ये जो पार्लियामेंट है हिंदी में इसको कहते हैं संसद। पार्लियामेंट में दो रूम होते हैं या दो हाउस होते हैं। एक हाउस का नाम है लोकसभा और दूसरे हाउस का नाम है राज्यसभा। राज्यसभा को, लोकसभा को इंग्लिश में, जो इंग्लिश मीडियम के हैं, हाउस ऑफ द पीपल, और राज्यसभा को कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब ये दोनों हाउस को मिलाकर बना है हमारा पार्लियामेंट या संसद। तो ये दोनों हाउस लेकर ही है भारत का विधानमंडल। तो पूरे विश्व में विभिन्न देशों में विधानमंडल है, जहां भी जनतांत्रिक सरकारें हैं वहां पर विधानमंडल हैं। तो जितने भी जनतांत्रिक सरकार है जहां भी विधानमंडल है, अब देखा जाता है कि विधानमंडल दो प्रकार के दिखाई पड़ते हैं हमें। कहीं कहीं पर विधानमंडल में भारत की तरह, भारत के पार्लियामेंट की तरह लोकसभा और राज्यसभा दो हाउस, और कहीं कहीं पर विधानमंडल में केवल एक ही हाउस है, एक ही सदन है। तो जहां पर विधानमंडल में दो सदन होते हैं उस विधानमंडल को कहा जाता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधानमंडल हिंदी में। अब बाई का मतलब होता है दो, कैमरल मतलब आप कमरा समझ लीजिए, तो दो कमरे वाला लेजिस्लेचर। और जहां पर एक ही सदन है विधानमंडल में उसको कहते हैं यूनी कैमरल लेजिस्लेचर। यूनी कैमरल का मतलब, यूनी का मतलब एक होता है, लेजिस्लेचर का मतलब विधानमंडल, इसका मतलब हिंदी हुआ इसका एक सदनीय विधानमंडल। तो विश्व में दो तरह के विधानमंडल देखे जाते हैं, जहां दो सदन है वहां द्विसदनीय विधानमंडल, और जहां एक सदन है वहां एक सदनीय विधानमंडल। अब आपके एग्जाम में जैसे पूछता है कि ऐसे दो देशों का नाम बताओ जहां पर द्विसदनीय विधानमंडल है, तो उसमें हमारा भारत आ जा रहा है। भारत में दो सदन वाला विधानमंडल है। और आपका इंग्लैंड आ जा रहा है, इंग्लैंड में भी विधानमंडल दो सदन वाला है। अमेरिका आ जा रहा है, दो सदन वाला है। और फिर क्वेश्चन ऐसा राइज करता है कि दो ऐसे देशों का नाम बताओ या एक ऐसे देश का नाम बताओ जहां पर एक सदनीय विधानमंडल है, अर्थात विधानमंडल में एक ही सदन है। तो जैसे वो चाइना है फेमस सबसे, टर्की है। तो इस तरीके से पूरे विश्व में विधानमंडल को उसके सदन के हिसाब से दो भागों में बांटा गया है, एक सदनीय विधानमंडल और द्विसदनीय विधानमंडल। अब यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखिएगा कि विधानमंडल जो है उसका काम तो कानून बनाना है। तो अब विधानमंडल का नामकरण अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। जैसे भारत में विधानमंडल का नाम पार्लियामेंट या संसद, इंग्लैंड में भी पार्लियामेंट या संसद, लेकिन आप अमेरिका जाइएगा तो अमेरिका में आपको विधानमंडल का नाम देखिएगा, वो है यूएस कांग्रेस। ठीक है, तो विधानमंडल के नाम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उनका जो फंक्शन है, उनका जो कार्य है, वही कानून निर्माण से संबंधित ही कार्य है।
अब जहां द्विसदनीय विधानमंडल है, अब भारत को ही ले लीजिए, भारत का संसद, तो भारत के संसद में आपका लोकसभा और राज्यसभा, ये जो दोनों सदन है, इन दोनों सदनों को दोनों सदनों में से एक सदन को कहा जाता है निम्न सदन। लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन और राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन। तो निम्न सदन इंग्लिश में लोअर हाउस, उच्च सदन इंग्लिश में अपर हाउस। जनरली ये धारणा बनती है, ये लोअर हाउस और अपर हाउस पढ़कर या सुनकर, कि लोअर का मतलब जो हाउस, जैसे मैं ही पढ़ता था जब अपने टाइम में, तो जब मैंने निम्न सदन पढ़ा था तो मुझे लगा था कि शायद संसद का जो लोकसभा हाउस है वो नीचा होगा और जो संसद का अपर हाउस है, उच्च सदन, वो थोड़ा ऊंचा होगा, इसलिए शायद इसका नाम निम्न सदन और उच्च सदन रखा गया है। तो वो बचपना था। तो एक्चुअली निम्न सदन या उच्च सदन होता क्या है? निम्न सदन का मतलब होता है, जैसे आप थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, कि ये जो लोकसभा है, भारत में लोकसभा का जो गठन होता है, इसके गठन के बारे में डिटेल में जब हम भारत में विधान पालिका पढ़ाएंगे, भारत में विधान पालिका, तब इसके गठन के बारे में डिटेल में बताऊंगा। ऐसे आप जान के रखिए कि लोकसभा का जो गठन होता है या लोकसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं वो आपका डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाते हैं। हर 5 साल बाद हमारे देश में लोकसभा का चुनाव होता है और हमारे देश में जितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा के सदस्य चुनकर लोकसभा में जाते हैं। और उनका चुनाव डायरेक्ट हम करते हैं। भारत में जितने भी राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें क्या है कि एक हर राज्य में एक जैसे मान लीजिए पश्चिम बंगाल राज्य, तो पश्चिम बंगाल राज्य में 42 टुकड़े कर दिए गए हैं। तो 42 टुकड़ों में एक एक टुकड़े का नाम एक एक लोकसभा क्षेत्र रख दिया गया। अब एक एक लोकसभा क्षेत्र से टोटल पश्चिम बंगाल से 42 लोकसभा के सदस्य चुनकर जाते हैं। इस तरीके से भारतवर्ष के पूरे हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुनाव होकर, जनता द्वारा चुनाव होकर, यहाँ के हर एक लोकसभा क्षेत्र की जनता अपने लोकसभा के उम्मीदवार को चुनती है, प्रतिनिधि को चुनती है और लोकसभा में भेजती है। तो अर्थात लोकसभा के सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट जनता द्वारा होता है और वो वहाँ जाकर बैठते हैं। अब दूसरे पे आइए, राज्यसभा। राज्यसभा का क्या होता है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनता नहीं करती डायरेक्ट। हर राज्य में, हमारे हर राज्य में सरकारें हैं, राज्य सरकार है, तो राज्य सरकार बनने के लिए हर राज्य में विधानमंडल है जिसका नाम है विधानसभा। तो विधानसभा में जो सदस्य होते हैं वो सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं और विधानसभा के सदस्यों को जनता चुनती है। तो जनता चुनी आपका एमएलए मीन्स विधानसभा के सदस्य, और विधानसभा के सदस्य चुने एमपी मतलब राज्यसभा के सदस्य। अर्थात राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट जनता से नहीं हो रहा है, निचले लेवल से नहीं हो रहा है, ऊपर से हो रहा है। इसलिए इस हाउस को, राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस या उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा हो रहा है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव, इसलिए लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन। तो ये निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आइए, एक प्रश्न ये भी आता है कि अस्थाई सदन और अस्थाई सदन, ये भी एक प्रश्न आता है कि जो लोकसभा है, अब ये देखिएगा लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। 5 वर्ष से ज़्यादा वो लोकसभा में नहीं रह सकते। 5 वर्ष के पहले वो लोकसभा से रिजाइन कर सकते हैं या लोकसभा भंग हो सकती है किसी भी कारण से, लेकिन 5 वर्ष से ज़्यादा वो नहीं रह सकते। 5 वर्ष के लिए वो चुने जाते हैं। जैसे लास्ट लोकसभा इलेक्शन हुआ था 2019 में, तो 2024 में अब 5 साल बाद अगला इलेक्शन होगा। तो जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा उस समय होने के पहले लोकसभा में जितने भी अभी सदस्य हैं, ये सदस्य रिजाइन करेंगे, लोकसभा पूरी तरह से खाली हो जाएगी, फिर से नया चुनाव होगा और फिर से लोकसभा में नए सदस्य आएंगे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि लोकसभा जो है या भारत के संसद का जो निम्न सदन है, वो निम्न सदन अस्थायी है, परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी है। वो हमेशा लोकसभा बरकरार नहीं रहती है, एक समय लोकसभा टूटती है। इसलिए जो लोकसभा या निम्न सदन है, इसको हम लोग कहते हैं भारतीय संसद का अस्थायी सदन या टेम्पोररी हाउस। बट राज्यसभा में क्या होता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, ये 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। लेकिन राज्यसभा कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं होती है, क्योंकि राज्यसभा में हर 2 साल बाद
एक तिहाई सदस्य, राज्यसभा में जितने भी सदस्य होते हैं उसके एक तिहाई सदस्य 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, और रिटायर होने के बाद इनके जगह पर नए एक तिहाई सदस्य आ जाते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि राज्यसभा कभी भी पूरी तरह से खाली नहीं होती, कुछ ना कुछ सदस्य उसमें रह जाते हैं। इसलिए राज्यसभा को या उच्च सदन को कहा जाता है परमानेंट हाउस या अस्थाई सदन। तो ये भी कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया। तो संसद का निम्न सदन, उच्च सदन, अस्थाई सदन, अस्थाई सदन, ठीक है। अब जैसे आ जाइए विश्व के कुछ फेमस देशों के विधानमंडल के बारे में जान शुरू करें। अब हम लोग विश्व के कुछ फेमस जो जनतांत्रिक देश है या शासन व्यवस्था है उनके विधानमंडलों के बारे में थोड़ा सा जान लें। जैसे अमेरिका का मैंने बताया आप लोगों को, अमेरिका के विधानमंडल का नाम है कांग्रेस। अब कांग्रेस में भी 2 हाउस है। एक हाउस का नाम है आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और दूसरे हाउस का नाम है सीनेट, SENATE, सीनेट, ठीक है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को हिंदी में आम सभा नहीं, प्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि सभा कह सकते हैं, और सीनेट का कोई हिंदी नाम नहीं होता, सीनेट का सीनेट होता है। तो अब इंडियन पार्लियामेंट के संदर्भ में अगर आप यूएस कांग्रेस को समझेंगे तो जैसे इंडियन पार्लियामेंट में लोकसभा थी, लोकसभा निम्न सदन था, तो उसी तरीके से अमेरिकन कांग्रेस में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है ये है निम्न सदन, और जो सीनेट है ये है उच्च सदन। उसी तरह आप आइएगा इंग्लैंड के पार्लियामेंट में, इंग्लैंड के पार्लियामेंट में भी 2 हाउस है, और इंग्लैंड के विधानमंडल का नाम पार्लियामेंट ही है, बट अमेरिका के विधानमंडल का नाम कांग्रेस है। नाम अलग हो सकता है लेकिन काम सबका सेम है। तो इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट है उसका पहला जो हाउस है आपका, वो है आपका पार्लियामेंट में, इंग्लैंड का पार्लियामेंट पहला हाउस है हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन्स, और दूसरा है आपका हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स जो है इसको हिंदी में कहेंगे आम सभा। हाउस ऑफ कॉमन्स जैसे इंडियन पार्लियामेंट का लोकसभा था या यूएस कांग्रेस का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव था, ठीक उसी तरीके से हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, ये भी इंग्लैंड के पार्लियामेंट का निम्न सदन होता है, ठीक है। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये आपका इंग्लैंड के पार्लियामेंट का उच्च सदन होता है। तो आप लोगों के एग्जाम में पूछता है कभी कभी कि जैसे पूछ दे कि अमेरिका के विधानमंडल के उच्च सदन का नाम बताओ, या इंग्लैंड के विधानमंडल का या इंग्लैंड के संसद के उच्च सदन का नाम बताओ, तो क्या हो जाएगा ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स। निम्न सदन का नाम बताओ तो हाउस ऑफ कॉमन्स। इंडिया के, भारत के संसद के निम्न सदन का नाम बताओ तो लोकसभा, उच्च सदन का नाम बताओ तो आपका राज्यसभा। इस तरीके से क्वेश्चन अराइज करते हैं। तो ये एक टॉपिक हुआ इस चैप्टर में कि, और हाँ, और एक चीज़ याद रखिएगा कि हम लोग तो 3 देशों के विधानमंडल का नाम पढ़ें। अब हो सकता है कि आपको पूछ दिया जाए कि फ्रांस के विधानमंडल का नाम बताओ, या फ्रांस के विधानमंडल के उच्च सदन का क्या नाम है, निम्न सदन का क्या नाम है। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा कि एग्ज़ाम के लिए आप कुछ फेमस देश जो यहाँ की शासन व्यवस्था उन्नत है या डिफरेंट टाइप की है विश्व से, तो उन फेमस देशों का गूगल से या नेट से कहीं से भी आपको चार्ट निकाल लेना होगा कि जैसे मान लीजिए चाइना, तो चाइना के विधानमंडल का क्या नाम है, उसमें एक ही सदन होता है तो उस सदन का क्या नाम है। जर्मनी, उसके विधानमंडल का क्या नाम है, उसके उच्च सदन और निम्न सदन का क्या नाम है। तो ये 8-10 देशों के विधानमंडल का नाम और उनके दोनों सदनों के, या एक सदन है तो एक सदन का नाम, ये थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में काम आए। अब आइए, जहाँ पर एक सदनीय विधानमंडल है या व्यवस्थापिका है, तो एक सदनीय व्यवस्थापिका या विधानमंडल होने का फायदा क्या है, ये एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है कि एक सदनीय विधानमंडल के पक्ष में तर्क दीजिए। फिर कभी कभी देगा कि एक सदनीय विधानमंडल के विपक्ष में तर्क दीजिए। तो पक्ष में तर्क का मतलब होता है कि एक सदन होने से फायदा क्या है, और विपक्ष में तर्क होने का मतलब होता है कि एक सदन होने से नुकसान क्या है। तो लाभ और नुकसान, वही लाभ मतलब पक्ष और नुकसान मतलब विपक्ष। तो जैसे एक सदनीय व्यवस्थापिका जहाँ जहाँ होगी या है, तो उसके क्या फ़ायदे हैं, और उसकी फ़ायदे की वजह से कुछ विद्वानों ने एक सदनीय व्यवस्थापिका का
समर्थन किया है। जैसे आपका प्रोफेसर लास्की, यह भी पूछता है कि पूछा जाता है एग्जाम में कि 2 ऐसे विद्वानों का नाम बताओ जिन्होंने एक सदनीय व्यवस्थापिका के पक्ष में तर्क दिया या समर्थन किया। तो जैसे है आपका लास्की, बेंथम, आबेसिए, ये सब कुछ ऐसे विद्वान हैं जो आपका एक सदनीय विधानमंडल का समर्थन करते हैं। तो इनके अनुसार एक सदनीय विधानमंडल के पक्ष में क्या तर्क दिया जा सकता है या क्या सुविधाएं हो सकती है एक सदनीय विधानमंडल की। तो सीधा सा समझिए, अगर भारतवर्ष में लोकसभा ही केवल होती, लोकसभा, और राज्यसभा नहीं होती, तो क्या फायदा होता? तो फायदा ये होता कि अभी जैसे 2 सदन होने के कारण कोई भी बिल, कोई भी कानून पारित करने के लिए पहले बिल को लोकसभा में या फिर राज्यसभा में किसी भी एक सदन में पेश किया जाता है। अब उस सदन में बहस होगी, उस पर बहुत सारी चर्चा वर्चा, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, वो सब होने के बाद उसको फिर दूसरे सदन में भेजा जाता है, फिर उस सदन में भी उन प्रक्रियाओं से उस बिल को गुजरना पड़ता है। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और भारत का राष्ट्रपति जब सिग्नेचर करता है तो वो बिल कानून बनता है। तो देखा जा रहा है कि अगर 2 सदन है तो बिल बनाने में, कानून बनाने में काफ़ी देरी हो रही है। तो अगर एक ही सदन होता, केवल लोकसभा ही होता, तो वो जो ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है राज्यसभा में जाने के बाद वो नहीं लगता। तो एक सदन होने का फ़ायदा ये है कि किसी भी कानून वगैरह को बनाने में समय कम लगता है। तो जो एक सदन व्यवस्थापिका का गुण होगा या पक्ष में तर्क होगा, वही आप ऑटोमेटिकली देखिएगा द्विसदनीय व्यवस्थापिका का अवगुण होगा या विपक्ष में तर्क होगा। तो अगर आप एक सदनीय व्यवस्थापिका के पक्ष और विपक्ष में तर्क पढ़ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली द्विसदनीय व्यवस्थापिका के पक्ष और विपक्ष में तर्क आपको समझ में आ जाएगा, आप उसको लिख सकते हैं। तो एक सदनीय व्यवस्थापिका के पक्ष में हम एक तर्क दे सकते हैं कि इसमें जो है समय कम लगता है किसी भी कानून को पारित करने में। दूसरा तर्क दे सकते हैं कि लोकसभा में कुछ सदस्य होते हैं, राज्यसभा में कुछ सदस्य होते हैं, कितनी इनके सदस्यों की संख्या कितनी है, क्या है, वो अगले जब हम लोग बताएं कि जब इंडियन पार्लियामेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो अब लोकसभा के सदस्यों का खर्च होता है, उनका वेतन है, भत्ता है, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना है, राज्यसभा के सदस्यों की सुख सुविधा वगैरह का ध्यान रखना है। तो देखा जा रहा है कि बेवजह एक सदन के सदस्यों के लिए हमारी सरकार या हमारे सरकारी जो फंड है वो खर्च हो रहा है। तो अगर एक ही सदन होता तो ये खर्च से हम बचते। तो ये भी एक सुविधा है एक सदन होने का कि खर्चीला कम होगा 2 सदन की तुलना में एक सदनीय व्यवस्थापिका। तो इस तरीके से बहुत सारे तर्क एक सदनीय व्यवस्थापिका के पक्ष में दिए जा सकते हैं। तो मैंने आपको ये 2 तर्क बताए, 2 फायदे बताए। आपके किताब में देखिएगा बहुत सारा तर्क दिया हुआ है पक्ष में तर्क, तो अब आप उसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। उसी तरह अब आइए एक सदनीय व्यवस्थापिका के विपक्ष में तर्क, मतलब नुकसान क्या हो सकता है। ठीक है। तो नुकसान ये हो सकता है कि मान लीजिए भारत में केवल एक ही सदन होता, लोकसभा। तो हम लोग जानते हैं कि भारत में लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव किया जाता है, लोकसभा में जो सदस्य भेजे जाते हैं, उसकी जो क्राइटेरिया होती है, उस क्राइटेरिया में विशेष कुछ नहीं है, ना तो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है, ना ज्ञान से रिलेटेड है, ऐसी कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। लोकसभा के सदस्यों की चुनने की जो योग्यता होती है, चुने जाने की जो योग्यता होती है, उसमें क्या होता है कि आपका केवल उम्र आपकी कम से कम 25 वर्ष हो और आप भारत के नागरिक हो और देश के वोटर लिस्ट में आपका नाम हो। बस ये योग्यता रहने से ही कोई भी व्यक्ति लोकसभा चुनाव में, लोकसभा किसी भी लोकसभा क्षेत्र से नामांकन भर सकता है और जनता अगर उसे पसंद करे तो चुनकर लोकसभा का सदस्य बन सकता है। तो देखा जाएगा क्या कि लोकसभा में जो सदस्य चुनकर जा रहे हैं तो उसमें अनपढ़ गंवार भी जा सकते हैं, उसमें अपराधी प्रकृति के व्यक्ति भी जा सकते हैं, या पूंजीपति जो है वो अपने कोई उम्मीदवार खड़े कर दिए और उनको वो जनता को लालच में डालकर या जनता को विभिन्न तरीके की सुविधाएं देकर जनता से वोट करवा के वो अपने प्रतिनिधि को लोकसभा में भेज दिए। तो ऐसे व्यक्ति जब लोकसभा में जाएंगे तो जब इन्हीं व्यक्तियों के हाथ में देश के कानून निर्माण की जिम्मेदारी होती है, तो ये लोग क्या सही तरीके से सही कानून बनाने में सक्षम हो पाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता, गड़बड़ी कहीं ना कहीं होगी। तो इसीलिए अगर दूसरा सदन रख दिया जाए तो क्या होगा कि यहाँ पर अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो दूसरे सदन में जाकर उस गड़बड़ी को ठीक किया जा सकता है। ठीक है। जैसे भारत की राज्यसभा है, राज्यसभा में मैंने क्या बताया था आपको कि अपर हाउस है, मतलब हम चुनते हैं एमएलएज को हर राज्य के,
राज्य में, और एमएलए लोग चुनते हैं राज्यसभा के सदस्य। तो एमएलए लोग तो किसी अनपढ़ गंवार को चुनकर राज्यसभा में नहीं भेजेंगे, वो लगभग अच्छे कानून के जानकार या सामाजिक क्षेत्र का कोई व्यक्ति है या और भी देश के लिए वैल्यूएबल नागरिक है, हाँ, ऐसे व्यक्तियों को राज्यसभा में चुनकर भेजा जाता है। फिर यहाँ तक कि भारत के राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है साहित्य, विज्ञान और कला के क्षेत्र से। तो ये सब व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो लोकसभा में अगर कोई अच्छा बिल नहीं बना और उसको पारित कर दिया गया उस बिल को, तो वो जाकर राज्यसभा में ठीक हो सकता है, या राज्यसभा उसको नकार सकती है, या राज्यसभा उसमें संशोधन कर सकती है। इस तरीके से बड़ी सूझबूझ के साथ एक बिल या एक कानून तैयार हो सकता है अगर 2 सदन हो तो 2 सदन होने का एक फायदा है। दूसरा है कि लोकसभा और राज्यसभा, ये अगर केवल लोकसभा होती तो ऐसा भी तो होता कि लोकसभा के सदस्य, अगर किसी एक पार्टी के सदस्य लोकसभा में बहुत ज़्यादा हैं, उनका बहुमत है, तो वो लोग एक विशेष संप्रदाय या विशेष हित के लिए काम करें, कानून बनाएं, तो बाकी लोगों को समस्या होगी, देश के बाकी संप्रदाय के लोगों को, तो इनकी तानाशाही चल सकती है इसमें। लेकिन राज्यसभा है, दूसरा सदन है, तो इसमें देखा जा रहा है कि जिस पार्टी का लोकसभा में बहुमत है, राज्यसभा में उस पार्टी का बहुमत नहीं है, उसमें और भी बहुत सारे पार्टियों के सदस्य शामिल हैं। तो यहाँ पर जाकर उस तानाशाही को कंट्रोल किया जा सकता है। तो द्वितीय सदन होने का ये भी एक फायदा है कि जो द्वितीय सदन होता है वो एक सदन के पहले सदन की निरंकुशता पर या तानाशाही पर लगाम ला सकती है। तो ये सारी सुविधाएं द्विसदनीय व्यवस्थापिका होने की, ये सारी सुविधाएं होती हैं। और भी आपके किताब में बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए होंगे, उसको आप पढ़िएगा, समझिएगा। तो अब ये हुआ। अच्छा, क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था, एक सदनीय व्यवस्थापिका का समर्थन करने वाले, उनका नाम बताया। ऐसे द्विसदनीय व्यवस्थापिका का समर्थन करने वाले कुछ विद्वान हैं, जैसे आपका J.S. मिल है, लॉर्ड ब्राइस है, लॉर्ड एक्टन है, लेकी हैं, गेटेल हैं। तो इन लोगों ने द्विसदनीय व्यवस्थापिका का समर्थन किया है। तो इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अब आइए कि हम लोग वीडियो के इस टॉपिक के शुरुआत में हमने कहा था कि भारत में 2 स्तर पर सरकारें चलती हैं, केंद्र स्तर और राज्य स्तर। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा, जो भी विधानमंडल के बारे में जानकारी ली, वो केंद्रीय स्तर के बारे में। अब भारत में जो राज्य स्तर पर सरकारें चलती है, उनका जो विधानमंडल होता है उसको क्या कहते हैं। तो जैसे केंद्रीय सरकार का जो विधानमंडल है, जो या केंद्रीय विधानमंडल है, उसका पर्टिकुलर नाम है पार्लियामेंट या संसद। बट राज्यों में जो विधानमंडल होते हैं उनका पर्टिकुलर कोई नाम नहीं है, वो विधानमंडल ही कहलाता है। और विधानमंडल मतलब क्या, वो स्थान जहां पर देश के लिए या क्षेत्र के लिए कानून का निर्माण होता है। तो राज्य के विधानमंडल का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होता। हाँ, लेकिन राज्य विधानमंडल में भी आपके 2 हाउस होते हैं। एक होता है आपका विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। विधानसभा को इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद को इंग्लिश में कहा जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो भारत के राज्यों में जो विधानमंडल है उनमें भी 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अब देखिए, जैसे केंद्र में लोकसभा थी, लोकसभा केंद्रीय विधानमंडल का निम्न सदन था, उसी तरीके से राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है विधानसभा। अर्थात इसके जो सदस्य होते हैं वो डायरेक्ट जनता द्वारा चुनकर आते हैं। लेकिन जो दूसरा हाउस है विधान परिषद, इसके जो सदस्य होते हैं ये जनता द्वारा डायरेक्ट चुनकर नहीं आते हैं। इसके चुनाव की अलग प्रक्रिया है, उसको जब हम लोग अगला पढ़ेंगे तो उसमें इसको आपको समझाया जाएगा। तो विधान परिषद जो है राज्य विधानमंडल का उच्च सदन हुआ, और जो विधानसभा है वो राज्य विधानमंडल का निम्न सदन हुआ। अब बात यह है कि भारत में जितने भी राज्य हैं, सारे राज्यों में लेकिन विधानमंडल में 2 सदन नहीं है। भारत में केवल 6 ही राज्य ऐसे हैं जहां पर आपको विधानमंडल में ये 2 सदन दिखाई पड़ेंगे। वो 6 राज्य कौन है? एक है आपका जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये 6 हुए। ये 6 राज्यों में
आपके विधान परिषद है, विधान परिषद है। बाकी जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा है। अर्थात कि भारत में जो केंद्रीय विधानमंडल है वो तो द्विसदनीय विधानमंडल है, लेकिन राज्यों में जो विधानमंडल है वहाँ क्या है, कहीं पर एक सदनीय विधानमंडल, कहीं पर द्विसदनीय विधानमंडल। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल से भी प्रश्न आता है कि ऐसे 2 राज्यों का नाम बताइए जो जहाँ द्विसदनीय विधानमंडल है, तो ये बताइएगा। अच्छा, फिर पूछा जाता है कि राज्य विधानमंडल का निम्न सदन का क्या नाम है, तो विधानसभा। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का क्या नाम है, वो विधान परिषद। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक था हम लोग शुरू किए थे सरकार के अंग से। सरकार के अंग का इंट्रोडक्शन पढ़े थे, उसके बाद सरकार के अंग में से पहला जो अंग है विधानमंडल, उस विधानमंडल को क्या करता है, विधानमंडल का कार्य क्या होता है, प्रकार कितने होते हैं, ये सब पढ़े। तो विधानमंडल के संबंध में जहाँ तक मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम रिलेटेड जो तैयारी होनी चाहिए वो इससे हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सरकार के अंग में से जो दूसरा अंग है कार्यपालिका, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कार्यपालिका के बारे में पढ़ने के लिए या उसका वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन दबा कर रखिए, ताकि मैं नेक्स्ट जब इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास वो नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप जान पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे वीडियो अपलोड किया जाता है हमारे कोचिंग सेंटर से, तो सारी वीडियो आपके काम की नहीं होंगी। तो इस संदर्भ में जो वीडियो बनेगा वो आपको मिल जाएगा, आपको पता चलेगा, और फिर हम लोग कार्यपालिका के टॉपिक पर मिलेंगे। तो तब तक के लिए बस इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स।